नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बालू माफिया पर नकेल और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश का असर दिखने लगा है। कई जिलों में अब बालू माफिया की कमर टूटती हुई दिखाई दे रही है। सोन नदी में कभी हर दिन करोड़ों का अवैध बालू का खनन होता था, लेकिन सरकार की सख्ती और प्रशासन के एक्शन के बाद अब सोन नदी में बालू का अवैध खनन पूरी तरह से बंद है। कोइलवर पुल के नीचे जब्त और पुरानी नाव की मदद से बैरिकेडिंग कर रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। सोन नदी में जो अवैध बालू का खनन चल रहा था, उस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और अब खनन को बंद किया गया है। बालू माफियाओं का धंधा बंद हो जाएगा अब। इसके साथ ही नदी में जवानों की 24 घंटे ड्यूटी लगा दी गई है ताकि वे बालू माफिया किसी तरह से कोई दुस्साहस ना कर सके। हमारे संवाददाता संजय कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त कोइलवर पुल के पास सोन नदी में खड़े और देखिए तस्वीर ये चारों तरफ किस तरीके से जो काफी संख्या में बोट हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। कभी बालू माफियाओं की तूती बोलती थी इस सोन नदी में, और रात की बात छोड़िए, दिन दहाड़े यहाँ पर बालू की डकैती हुआ करती थी। करोड़ों रुपए के बालू अवैध खनन के रूप में प्रतिदिन यहाँ से जाते थे। लेकिन प्रशासन ने जब सख्त रवैया अख्तियार किया तब धीरे धीरे यह इतिहास बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, जो पुराना कोइलवर पुल है, वहाँ के ठीक पुल के नीचे आप देखते होंगे जो दो पिलर हैं, बड़े बड़े पिलर, उसके बीच में कई बोट जो है, कई नाव जो है, उनको खड़ा किया गया है और इन नावों में छेद किया गया है। और छेद के बाद इन नावों को गंगा के पानी में डुबोया गया है। मकसद यही है कि जो दो पिलर हैं उसके बीच से न तो इधर से नाव उधर जाए, न उधर से नाव इधर आए। यानी पहले लोग जो पिलर है उसके उस साइड से, यानी दक्षिणी छोर से नाव से आते थे और इसी उत्तरी छोर में बालू का अवैध उत्खनन करते थे और उसके बाद यहाँ से वापस इन्हीं पिलरों के बीच से चले जाते थे। अब रात की बात छोड़िए, दिन में किस तरीके से जो पहरेदारी है, जो सख्त प्रशासन के मूड में, देखिए घातक जो हथियार है उसके साथ यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, ARB के जवानों की तैनाती की गई है और हर वक्त 24 घंटे इनकी ड्यूटी रहती है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बालू माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए ये एक्शन जो है वो लिया गया। 24 घंटे ये हथियार के साथ ये जवान जो है वो तैनात रहते हैं। 8-8 घंटे का शिफ्ट है, 3 शिफ्ट बना हुआ है। तो आप लोग क्या बेसिकली किस चीज़ को फोकस करते हैं? इसमें यही फोकस होता है कि यहाँ से कोई नाव लेके ना जाए। जो भी रेड में पकड़ा गया है वो नाव, मतलब कुछ नाव पे केस है तो उसको मतलब देखा जाता है ताकि वो तो यहाँ दिन में भी बालू का खनन हो जाता था। हाँ, पहले होता था, लेकिन अभी तो देख रहे हैं आप, चारों तरफ देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मकसद यही है कि जो बालू माफिया हैं कम से कम उधर का बालू इधर नहीं लेकर के यहाँ, इधर से बालू उधर खनन करके न लेकर जाए, क्रॉस नहीं करे और इससे आने जाने में रुकावट पैदा हो और उसको दिक्कत हो। इसीलिए कब से लगी? हम लोग का ड्यूटी यहाँ से 4-5 दिन पहले से लगा हुआ है, बदलते रहता है हम लोग। लेकिन प्रतिदिन हम लोग मैंने 24 घंटा यहाँ पर रहते हैं ड्यूटी में। हाँ, दिन रात 24 घंटा हम लोग का, हम लोग ना खाने का ना पीने का कोई इसमें फुर्सत नहीं मिलता है कि हम कब खाएंगे कब नहीं खाएंगे। फिलहाल भोजपुर जिला प्रशासन एक्टिव मूड में है, एक्शन मोड में है और निश्चित तौर पर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात के सुखद संकेत हैं कि बिहार में राजस्व की क्षति अब धीरे धीरे पुरानी बातें होती जाएंगी और इतना आसान नहीं होगा बालू का अवैध उत्खनन, अगर प्रशासन चाह ले तो। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। औरंगाबाद में उंथू गांव स्थित बूथ संख्या 49 पर आज उस वक्त हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई जब पुलिस कर्मियों तथा मतदाताओं के बीच झड़प हो गई। झड़प के बाद ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इस बीच लगभग आधे घंटे तक मतदान भी बाधित रहा। ADM आशीष कुमार सिन्हा ने बताया कि उंथू में फिलहाल स्थिति सामान्य है और मतदान फिर से शुरू किया गया है। कुछ मतदाता लाइन तोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो उन्हें लाइन में सिस्टमैटिक ढंग से रहने के लिए थोड़ा बल प्रयोग किया गया। ऐसी बात नहीं है कि किसी प्रकार का हिंसक झड़प हुआ,
थोड़ा बल प्रयोग किया गया और फिर वो लाइन में लगा दिए गए हम लोगों को, और अभी सिस्टमैटिक ढंग से वोटिंग चल रही है। और अब आपको दिखाते हैं जहानाबाद के काको प्रखंड की एक तस्वीर, जहां लोगों की एक गंभीर समस्या सालों से हल नहीं हो पा रही है। जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट भी ले जाते हैं, लेकिन इन बेबस वोटरों की सुनने वाला कोई नहीं है। 20 साल पहले यहां पुलिया का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन आज भी लोग 10 इंच के पोल पर से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये लोग इस 10 इंच के पोल के जरिए आवाजाही करते हैं। यहाँ आए दिन हादसा भी होता रहता है। 20 सालों से बन रहे पुलिया का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। जब व्यवस्थाएं चरमराती हैं तो विकास हिचकोले खाता है, और हिचकोले खाते हुए विकास की एक तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहानाबाद के काको प्रखंड में है, और ये जरा देखिए कि यहाँ के लोगों की जो जिंदगी है वो 5 इंच के इस पिलर के सहारे चल रही है। और यहाँ पे जो लोग हैं, ये पूर्वी जो काको है और ये दूसरा जो पंचायत है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो इसी पिलर के सहारे एक दूसरे तरफ जो जाने के लिए मजबूर हैं। अगर थोड़ी सी भी अगर आपकी नजर हटी तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जरा सोचिए कि इस पिलर जो रखा हुआ है 5 इंच का, इसी के सहारे आपको एक पंचायत से दूसरे पंचायत की तरफ जाना है। लेकिन जरा सोचिए कि यहाँ पे ये पिलर जो है वो बन के तैयार है पुल, लेकिन बावजूद उसके जो है वो पुल का निर्माण नहीं हुआ है। ऊपर से सिर्फ ढलाई बाकी है, लेकिन ये सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और जो लोग हैं इसी के सहारे खतरनाक तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को मजबूर हैं। और ये जरा सोचिए कि यहाँ पे मतदान चल रहा है, पंचायती चुनाव का, लोग वोट कर रहे हैं। हर साल हैं, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पंचायती चुनाव का हो, और हर बार यहाँ के लोग एक ही मांग करते हैं कि ये पुल का निर्माण होना चाहिए। लेकिन पुल आज सालों से ऐसे ही है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि ये कितने सालों से ऐसे है। 20 साल से ऊपर ही। 20 साल से ऐसे ही है। हाँ इसी है सर। तो इसी पे चलते आते हैं। हाँ यहीं पर चलते हैं, पोले पर। तो ये तो बड़ा खतरनाक है, यहाँ पे दुर्घटना भी हाँ होगी। हाँ होले है। तो जरा सोचिए कि अगर आप वोट दे रहे हैं तो ये सोच करके वोट दें कि आपका जो प्रतिनिधि है वो कैसे काम करेगा। अब वो तमाम राजनेता, वो महकमा जो विकास की बात करता है और यहाँ के लोगों को जो वादा करता है, जो दावे करता है कि हमने यहाँ पे काम किया है, उसके ये नज़रें खोलने वाली हैं। उनसे गुजारिश है कि सिर्फ बातें ना करें, ये कम से कम यहाँ के जो लोगों को ये पुल नसीब हो, ताकि यहाँ पे जिंदगी जो है वो सिल्लियों पर ना चले, बल्कि पुल के सहारे थोड़ी रफ्तार मिले उसकी जिंदगी की। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18। बिहार सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में सभी आंगनवाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों का विद्यालय खोलने का आदेश दे दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोना से निपटने को लेकर बिहार सरकार ने 26 सितंबर से 15 नवंबर तक राज्य में अनलॉक 7 को लागू किया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि कोरोना महामारी संबंधित जितने भी प्रतिबंध हैं उसको सकारात्मक परिणाम आए हैं। स्थिति की समीक्षा कर 15 नवंबर 2021 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है। आगामी त्योहारों के दौरान जुलूस तथा भीड़ प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन आदेश निर्गत करेंगे। कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों की अनिवार्य कोविड जांच कराई जाएगी। सभी पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण कराया जाएगा। पूर्व के शेष निर्णय जारी रहेंगे। अभी भी कोविड अनुकूल व्यवहार और सावधानी जरूरी है। तो सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने ये सब कुछ बताया कि किस तरीके से जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसका सकारात्मक रिजल्ट सामने आया। और स्थिति की समीक्षा कर 15 नवंबर 2021 तक सभी आंगनवाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के विद्यालय को खोलने का निर्णय अब ले लिया गया है। आगामी जो त्योहार आने वाले हैं उस दौरान जुलूस तथा जो भीड़ प्रबंधन है उसको लेकर जिला प्रशासन आदेश निर्गत करेंगे। कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले वाले राज्यों से जो भी यात्री आएंगे उनका कोविड जांच अनिवार्य किया गया है। सभी पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण कराया जाएगा।
पूर्व के जो शेष निर्णय हैं वो अब भी जारी रहेंगे। अभी भी कोविड के अनुकूल व्यवहार और सावधानी जरूरी है। सीएम नीतीश कुमार ने थानों के नए भवनों के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने भवन के लिए जो जमीन चिन्हित किए जाने हैं उसमें जो देरी हो रही है उस पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने गृह विभाग को 1 सप्ताह के भीतर जमीन चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया पूरी कर लेने को कहा है। जमीन का आवंटन करने में क्या कठिनाई, तो अभी भी मुझे तकलीफ है। जान लीजिए इतनी बार हम बार कह चुके हैं, और आज भी जब हमको आज आप लोग बोल दिए, लेकिन हमको उसके पहले आज ही हमको कागज दिया गया तो उसमें हमने देखा कि अभी तक 15 पुलिस थाना और ओपी मिला करके, मैंने पुलिस थाना हो या ओपी हो उसके बारे में नहीं कि कितना पुलिस थाना और कितना ओपी है, ये हमको लिखित नहीं मिला है, लेकिन 15 के लिए भवन निर्माण के लिए अभी भूमि चिन्हित करने का काम शेष बचा हुआ है। भाई जरा सुन लीजिए, सब लोग बैठे हुए हैं। हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर को भी क्यों कहते हैं कि जरूर उनको रखिए, ये कितना साल से थे गृह विभाग को देखने के लिए। पुलिस वाले तो सब मान लीजिए कि रिटायर कर गए, वो तो आज तो है नहीं। आप लोग जो बैठे हुए, और आज जो मौका इनको दिया गया है चैतन्य प्रसाद जी को दिया, ये सब बात बोल रहे थे, तो हम चैतन्य प्रसाद जी को कहेंगे कि जरा सब बात ठीक से जानिए, हम इसलिए सब बात बोल रहे हैं कि आप तो खाली बोल रहे थे कि ये सब काम हो रहा है, ये सब काम हो रहा है। अरे काम क्यों नहीं हो रहा? काम अभी तक क्यों बचा हुआ है? जो हमारे लिए ये अच्छा नहीं लग रहा। हर पुलिस थाना का निर्माण होना चाहिए, चाहे ओपी का भी किया जाता है, कहीं कहीं से तय किया जाता है, ओपी का भी होना चाहिए निर्माण। तो ये काम बचा हुआ, अभी 15 का जगह नहीं मिला। अब बाकी जितने का मिल गया, तो अभी तो पता चला है कि 234 पुलिस थाना ओपी स्वीकृत है और निर्माणाधीन है, और 143 पुलिस थाना ओपी हेतु भूमि उपलब्ध हो गई, जिसका प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार पुलिस में महिलाओं को 37% आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश में मिसाल है। भाई महिलाओं की संख्या पहले कैसी थी? नहीं थी ना। और पहले जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% का आरक्षण था राज्य सरकार, और हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने तय किया कि साहब पुलिस में महिलाओं को जो बची अब 97%, उसमें 35%, तब कुल मिला के 37% का हो गया। 35% का रिजर्वेशन हम लोगों ने किया, और पहले से 3% था, तो अब तो महिलाओं का 37% आरक्षण। और जब इतना ज्यादा हम लोगों ने 35% का आरक्षण किया, उसका कितना बड़ा परिणाम निकला। अब कितनी महिलाएं आ गई, शायद ही देश के किसी और राज्य में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल में महिलाएं हैं, तो ये तो खुशी की बात है। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार के इनकार के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने केंद्र पर हमला बोला है, तो जेडीयू ने कहा कि उसकी मांग बरकरार है, और इस पर बीजेपी ने कहा कि सब पर सबको न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। डेलीगेशन से मिलने के समय ही स्पष्ट हो गया था वो इस मामले में उनकी कोई रुचि या दिलचस्पी नहीं है। अब ये मुख्यमंत्री के पाले का मामला हो गया। जो मुख्यमंत्री लगातार इन बातों को उठाते रहे हैं कि हम जातीय आधार पर जनगणना के पक्षधर हैं, अब उन्हें बदली हुई परिस्थिति में अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा। तो अब ये केंद्र सरकार को इसमें क्या परहेज है भाई? इसका मतलब हो कि आरक्षण के विरोधी है, चाहता है कि आरक्षण नहीं हो। तो केंद्र सरकार के नियत पर हम लोग को ये शक है, इसीलिए इस तरह के हलफनामा कोर्ट में केंद्र सरकार ने जारी किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी पुरानी मांग है, नीतीश कुमार जी ने सदियों से ही मांग किया है कि जातीय जनगणना हो। अब केंद्र सरकार के प्रोगेटिव है, वो केंद्र सरकार को अधिकार है, केंद्र सरकार जाने, लेकिन हमारी मांग जारी रहेगी, और मैं इसके पक्ष में जनता दल यू और हमारे नीतीश कुमार जी हर समय खड़ा रहेंगे। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है, उससे बड़ा तो कोई पब्लिक नहीं ना है जी।
तो निश्चित तौर पर इसका सम्मान करते हैं कि न्यायालय का जो भी न्यायाधीश होगा उसको हम लोग सम्मान करेंगे, उसको सरकार देखेगी। अब ये जो हम लोग तो बार बार कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रवाद विचारधारा के लोग हैं, हम लोग जो भी भारत की मिट्टी में पढ़ा है, बढ़ा है, सब भारतीय हैं, हम सब एक सहोदर भाई हैं। जातिगत जनगणना मामले पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि उम्मीद है ऑल पार्टी डेलीगेशन की भावना को देखते हुए सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। पंचायत चुनाव के पहले दिन के मतदान में आज पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी मतदान किया। मुंगेर में तारापुर के माणिकपुर पंचायत में सम्राट चौधरी ने मतदान किया और आम जनता से भी ज्यादा संख्या में मतदान कर गांव की सरकार चुनने की अपील की। मतदान के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सभी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा है और किसी भी तरह से फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले दिन की परेशानी को आगे ठीक कर लिया जाएगा। पूरी तरह शांतिपूर्ण चुनाव है, छिटपुट घटना है, सभी जगह से रिपोर्ट भी अच्छे आ रहे हैं, लोग मतदाता भी घर से निकलकर वोट करना चाहते हैं और बायोमेट्रिक न्यू एकदम नए तौर पर हम लोगों ने प्रयोग किया है कि बायोमेट्रिक्स ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों का प्रयोग हम करेंगे और बोगस वोटिंग को चुनाव में रोकना है। तो कुछ जगह छुटपुट घटना हो सकती है लेकिन पूरी तरह पीसफुल चुनाव चल रहे हैं। और इसी बीच मधुबनी से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्सिस बैंक के सामने कैश वैन से लूट हुई है। कैश वैन में करीब 40 लाख रुपए थे। ये बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं। एक्सिस बैंक के सामने कैश वैन से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 40 लाख रुपए लूटे गए हैं। बताया जा रहा है कि 4 से 5 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बैंक में जमा कराने के लिए पैसा लाया गया था। फायरिंग में गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है। नगर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की धर पकड़ में जुटी हुई है। बैंक के ठीक सामने में कैश वैन जो कि पैसा LIC से अन्य माध्यमों से जमा करके बैंक में जो जमा कराने आ रही थी उस कैश वैन को लूट लिया गया है। 4 से 5 संख्या में अपराधी आए थे और उनके गार्ड को गोली मारी गई जो गंभीर रूप से घायल है। DMCH उनको रेफर किया गया है और लगभग 39 से 40 लाख रुपए इनके द्वारा बताया गया है कि बैग में था। वो बैग लेकर के अपराधीगण फरार हो गए। इसमें हम लोग चारों तरफ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और अन्य जो टेक्निकल हेल्प है और CCTV कैमरा ये सब हम लोग खंगाल रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित रंजन जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कुछ पता चल पाया? CCTV फुटेज हाथ लगा है, किसी की शिनाख्त हो पाई है? अभी बदमाशों की शिनाख्त तो नहीं हो पाई है लेकिन ये अपडेट जो है ये दुखद खबर है कि जो गार्ड जो जख्मी हुए थे वो जो DMCH में बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। वो इलाज के लिए उन्हें गंभीर हालत में DMCH दरभंगा भेजा गया था लेकिन अभी पता चला है कि उनकी मौत हो गई है इलाज के दौरान। और फिलहाल अभी पुलिस यहाँ CCTV फुटेज को खंगाल रही है लेकिन फिलहाल अभी कुछ पुलिस के हाथ लगा नहीं है। लेकिन SP का कहना है कि बहुत जल्द बदमाश पुलिस के शिकंजे में होंगे। और ये सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये जिस इलाके में ये बैंक है वहाँ पैदल चलना भी, उस इलाके में रोड से अगर दिन के वक्त पैदल गुजरना भी मुश्किल होता है। ऐसे जगह पे अगर बदमाश इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कोई बड़ी साजिश लग रही है और पुलिस उस पहलू पे भी जांच कर रही है। क्योंकि यहाँ जिस इलाके में ये बैंक है वहाँ इस तरह की वारदात पिछले कई दशकों में ऐसी मधुबनी में कोई सुनने को नहीं मिला। और ये तो जो इलाका है जहाँ एक्सिस बैंक है वहाँ पैदल चलना भी उस इलाके में मुश्किल है। वहाँ से बैंक को लूट लेना और उसमें जो कैश बॉक्स को लेकर फरार हो जाना और फाइटिंग करते हुए बदमाश जो भागे उसमें जो गार्ड घायल हुआ था तो बताया जा रहा है कि दरभंगा में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है, कैश वैन के जो गार्ड थे। और अभी फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है लेकिन अभी कुछ पुलिस के हाथ लगा नहीं है। सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।
मोतिहारी में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हरसिद्धि प्रखंड गेट के पास आरटीआई कार्यकर्ता को गोली मारी गई। हालांकि अब तक अपराधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि विपिन अग्रवाल ने आरटीआई के जरिए कई खुलासे किए थे, जिसमें राजनीतिक दल से लेकर कई अन्य मामले भी शामिल थे। मामला है, गोली चली, गोली लगी है। किसको गोली लगी है सर? विपिन अग्रवाल को। हम लोग कहाँ गोली चली है सर? हरसिद्धि में। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कहानी संघर्ष की,